ईरानी सेना पूरी तरह से पतन की कगार पर है और वे सिर्फ जिंदा रहने के लिए अकल्पनीय कदम उठा रहे हैं। एक विनाशकारी सटीक हमले ने शासन के शीर्ष नौसेना कमांडर और उनके पूरे करीबी सहयोगियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिसके बाद तेहरान के अंदर घबराहट एक भयानक नए स्तर पर पहुंच गई है। नई रिपोर्टों के अनुसार बिना नेतृत्व वाली इस्लामी गणराज्य अपने भारी नुकसान की भरपाई के लिए अब बच्चों को भी सेना में भर्ती करने के लिए कानून बदल रही है। दुर्भाग्यवश इसमें कुछ नया नहीं है। यही आयतुल्लाह खामनेई ने 80 के दशक में किया था और इस्लामी गणराज्य फिर वही दोहरा रहा है। ये नेता सिर्फ अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ईरान के भविष्य की बलि देने को तैयार हैं। इससे हमें पता चलता है कि ईरानी शासन कितना बेताब होता जा रहा है। असल में आज सुबह ही ईरानी नौसेना के कमांडर जो होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने के लिए जिम्मेदार थे, अब खुद ही हटा दिए गए हैं। सुनिए। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी के अनुसार IRGC नौसेना कमांडर अली रेजा तंगसीरी को रातों रात ईरान के बंदर अब्बास शहर में एक हमले में निशाना बनाया गया। तंगसीरी होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की जिम्मेदारी संभालते थे। मुझे बताया गया कि उनके वरिष्ठ संचालन नेतृत्व, जिसमें खुफिया और संचालन प्रमुख थे, एक गुप्त नौसेना कमांड सेंटर में थे। एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी के अनुसार युद्ध क्षति का आकलन जारी है, लेकिन माना जाता है कि इस हमले में उनकी मौत हो गई। ये लक्षित हमला अमेरिकी और इजरायली खुफिया पर आधारित था और दर्शाता है कि दोनों देश IRGC नेतृत्व तक खुफिया अभियानों से कितनी गहराई तक पहुंच सकते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हत्या की पुष्टि की। वह 80 वर्षों से ईरानी नौसेना का नेतृत्व कर रहा था और एक अहम व्यक्ति था। उसने हजारों व्यापारिक जहाजों के नाविकों को परेशान किया और युद्ध शुरू होने से अब तक जलडमरू मध्य में 20 से ज्यादा जहाजों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। इजरायली सूत्रों के अनुसार सिर्फ वही नहीं मारा गया, उसके शीर्ष 8 कमांडर जो एक छिपे हुए भूमिगत बंकर से काम कर रहे थे, वे भी उसी हमले में मारे गए। पहले से ही परेशान ईरानी नौसेना के लिए ये एक बड़ा झटका है। अपने बयान में एडमिरल ब्रैड कूपर ने वास्तव में IRGC नौसेना में सेवा दे रहे हर ईरानी से अपील की है कि वे तुरंत अपनी पोस्ट छोड़ दें और अनावश्यक चोट या मौत के जोखिम से बचने के लिए घर लौट जाएं। आने वाले समय में देखेंगे कि होर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति कैसे बदलती है, लेकिन फिलहाल ईरानी नौसेना पूरी तरह तबाह दिखती है। US सेंट्रल कमांड ने पिछली रात पुष्टि की कि ईरानी नौसेना का 92% हिस्सा तबाह हो चुका है। युद्ध शुरू होने के समय यानी 5 हफ्ते पहले उनके पास जो था उसकी तुलना में। अधिक जानकारी के लिए सुने। हमारे सटीक हमलों ने ईरानी वायु रक्षा को निष्क्रिय कर दिया है और ईरान के ऊपर हमारी युद्धक उड़ानों का ठोस असर दिख रहा है। कुछ उदाहरण हैं। दशकों से ईरानी युद्धपोत क्षेत्रीय समुद्रों में घूमकर वैश्विक जहाजरानी को धमकाते और परेशान करते रहे हैं। अब वो दिन खत्म हो गए हैं, क्योंकि हमने ईरानी नौसेना के 92% बड़े जहाज नष्ट कर दिए हैं। वे अब समुद्र में नहीं जा रहे हैं और मेरा आकलन है कि उन्होंने क्षेत्र व दुनिया में ठोस रूप से नौसैनिक शक्ति और प्रभाव जमाने की क्षमता खो दी है। जैसा कि पहले बताया गया, ईरान के ड्रोन और मिसाइल प्रक्षेपण की दरें 90% से ज़्यादा कम हो गए हैं, जिससे अमेरिकी सेनाओं और पड़ोसियों पर हमला करने की उनकी क्षमता काफ़ी घट गई है। अब इन सब के बावजूद अगर आप ऑनलाइन किसी IRGC समर्थक से बात करें तो वे किसी तरह आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ये एक सकारात्मक बात है। वे कहेंगे कि ये ईरान की जीनियस योजना का हिस्सा है, जिसमें वे अपने कमांडरों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अमेरिका के महंगे मिसाइल खत्म हो जाएं। यह पोस्ट व्यंग्यात्मक है, लेकिन सच में कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका की मिसाइलें ईरान के कमांडरों से पहले खत्म हो जाएंगी। अब ये सच हो सकता है। ईरान 92 मिलियन लोगों का देश है, लेकिन हर कोई IRGC का समर्थन नहीं करता। हर कोई इस्लामी गणराज्य का समर्थक नहीं है। फिर भी मैं मानता हूं कि इस्लामी गणराज्य के पास निशाना बनाकर मारे गए कमांडरों की जगह लेने वालों की लंबी कतार है। और मैं जानता हूं कि एक हत्या शायद युद्ध को नहीं बदल सकती, 2 हत्याएं भी शायद युद्ध को नहीं बदल सकती। अगर दुश्मन के अधिकतर नेता पहले कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएं तो इसका असर होता है, क्योंकि बात सिर्फ नेताओं को बदलने की नहीं, बल्कि उनकी जगह किसे लाया जाए ये है। ईरान अब कमांड पदों को ऐसे लोगों से भर रहा है जिनके पास बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, और जो बदलाव वे कर रहे हैं वे यह साबित करते हैं कि वे कितने ज्यादा हताश हो रहे हैं।
पिछली रात IRGC ने युद्ध संबंधी सहायक भूमिकाओं के लिए न्यूनतम आयु सीमा 12 साल कर दी। यह टाइपो नहीं है, मैं यहाँ कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने सचमुच अपनी न्यूनतम आयु सीमा 12 साल कर दी है। अब IRGC के उस अधिकारी के अनुसार जिन्होंने यह घोषणा की, वे ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास लोगों की कमी हो रही है। वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इतने सारे स्वयंसेवक आ रहे हैं जिनकी उम्र बहुत कम है कि उन्होंने इन नए स्वयंसेवकों को स्वीकार करने के लिए आयु सीमा घटाने का फैसला किया है। हाँ, मैं इस बात पर यकीन करता हूँ। क्या आप लोग इस पर यकीन करते हैं? शायद मुझे कमेंट्स में बताएं। ये 12 साल के बच्चे अभी भी मासूम हैं। कुछ ने किशोरावस्था भी नहीं देखी होगी। अब वे गश्त, चेकपॉइंट्स और लॉजिस्टिक्स में शामिल होंगे। ये बात IRGC ने कही है, लेकिन ईरान एक बात भूल जाता है। ये ईरान की बच्चों के अधिकारों पर कन्वेंशन की प्रतिबद्धता का उल्लंघन है, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सैन्य में शामिल होने से रोकता है। मुझे लगता है कि ईरान अब अंतर्राष्ट्रीय कानून की ज्यादा परवाह नहीं करता। ईरान को अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह सिर्फ तब होती है जब ईरानी नेताओं की मौत होने लगती है। इस्लामिक रिपब्लिक 40,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या करती है तो ईरान को अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं होती। IRGC द्वारा 12 साल के बच्चों की भर्ती पर भी ईरान को अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं। अगर इससे नहीं लगता कि ईरान जीत रहा है तो और क्या बताएगा। अब यह ईरानी हताशा और जगहों पर भी दिख रही है। अब ईरान रूस से मदद की भीख मांग रहा है। इसमें हथियार, ड्रोन, खाना और दवाइयाँ शामिल हैं। इस सब की विस्तार से जानकारी में जाने से पहले कृपया नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। ये वाकई में हमें एल्गोरिदम में मदद करता है। अब आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरानी और रूसी अधिकारी युद्ध की शुरुआत से बातचीत कर रहे हैं और डिलीवरी मार्च की शुरुआत में शुरू होकर महीने के अंत तक पूरी होनी थी। इन डिलीवरी में रूस द्वारा ईरान को खाना, दवाइयाँ और सबसे महत्वपूर्ण हथियार भेजना शामिल है। अब इसमें हैरानी की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ईरान ने यूक्रेन पर रूसी हमले की शुरुआत में रूस को हजारों शाहेद ड्रोन और मिसाइलें दी थी और फिर ईरान ने वास्तव में विशेषज्ञों को रूस भेजा ताकि वे ऐसी फैक्ट्रियां बना सके जो इन ईरानी शाहेद ड्रोन का उत्पादन लगातार करती रहे। रूस में इनका नाम बदलकर जिरान रखा गया, इसलिए इन्हें जिरान ड्रोन कहते हैं। और इसके अलावा यूक्रेन में रूस के 4 साल से चल रहे युद्ध के कारण रूस ने इन ड्रोन में से कुछ को बेहतर इंजन, बेहतर जैमिंग प्रतिरोध और बेहतर AI क्षमताओं के साथ अपग्रेड भी कर दिया है। इन AI क्षमताओं का मतलब है कि अगर कभी जैमिंग के कारण ड्रोन अपने कंट्रोल सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो भी यह चलता रह सकता है। ये खुद नेविगेट करने और अपने आप लक्ष्य खोजने के लिए टेरेन रिकॉग्निशन का उपयोग करता है। अब दुर्भाग्यवश खाड़ी के उस पार से जो मलबा हमें मिल रहा है उसके आधार पर हम वास्तव में देख सकते हैं कि रूसी ड्रोन पहले से ही खाड़ी देशों के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर यह क्लिप देखें। इस ड्रोन को फरवरी के अंत में दुबई के ऊपर UAE की वायु रक्षा ने गिराया था जब युद्ध शुरू हुआ था। यह रूसी गेरान 2 ड्रोन जैसा दिखता है। रूस के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इजराइल ने जल्दी ही रूस की कोशिश समझकर ईरानी रूसी सप्लाई लाइन नष्ट कर दी। ये 2 दिन पहले हुआ था। कैस्पियन सागर की नौसैनिक पोस्ट पर इजरायली हमले ने ईरान के लिए रूसी समर्थन को निशाना बनाया। उन्होंने नौसैनिक बंदरगाहों, कमांड सेंटर्स और निश्चित रूप से उन जहाज़ों को नष्ट कर दिया जो सामान इधर उधर ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। ये कैस्पियन सागर पर इजराइल का पहला हमला था जो दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर है। इस नक्शे को देखिए, क्योंकि मुझे पहले सच में ये पता नहीं था या मैंने पहले इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। कैस्पियन सागर रूसी और ईरानी बंदरगाहों को सीधे जोड़ता है। मुझे विश्वास है कि इससे हथियारों का व्यापार आसान होता है। रूस को अन्य देश या क्षेत्र से नहीं गुजरना पड़ता। वे इसे जहाज पर लाद सकते हैं और यह सीधे ईरान या उल्टा जा सकता है। लेकिन अब इजराइल ने बाधा डाली है जिसे रूस ने भी स्वीकार किया है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि कैस्पियन सागर में इजरायली हमले से रूसी आर्थिक हितों को नुकसान हुआ, लेकिन पुतिन इसका जवाब नहीं देंगे। अब आप सोच सकते हैं कि पुतिन जवाब क्यों नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि वो यूक्रेन में फंसे हैं और लड़ाइयाँ मोल नहीं ले सकते। पुतिन के मुताबिक असली वजह कुछ और है। हाल ही में उन्होंने कहा
कि इजराइल असल में एक रूसी देश है। इजराइल की 1 करोड़ आबादी में 20 लाख रूसी भाषी है जो सोवियत संघ और रूस से आए हैं। इसका मतलब है कि रूस को इजराइल के साथ हमेशा यह ध्यान रखना पड़ता है। सुनिए, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इजराइल में लगभग 20 लाख पूर्व सोवियत संघ और रूसी संघ के लोग रहते हैं। आज ये लगभग एक रूसी भाषी देश बन गया है। हम रूस के आधुनिक इतिहास में इस तथ्य को हमेशा याद रखते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात, हमारे सामने एक त्रासदी है। पुतिन ईरान को ड्रोन दे रहे हैं ताकि अमेरिकी सैनिक मारे जाए। सिर्फ इजरायली सैनिक नहीं, वो अमेरिकी सेना को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और ये एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि अमेरिका रूस के साथ साझेदारी करे और पश्चिमी गठबंधन को छोड़ दे, क्योंकि जाहिर तौर पर रूस एक बेहतर देश है। अब वही देश सीधे फंडिंग और खुफिया जानकारी देकर अमेरिकी सैन्य कर्मियों को मरवा रहा है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए। और भी एक बात है जो हमें याद रखनी चाहिए। अगर अमेरिका ने पिछले साल यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें दी होती तो यूक्रेन उनका इस्तेमाल उन रूसी फैक्ट्रियों को निशाना बनाने के लिए कर सकता था जो ये ड्रोन बना रही हैं। रूस ईरान को ड्रोन भेज रहा है। अगर पुतिन के पास ये फैक्ट्रियां न होती तो ईरान को ड्रोन सप्लाई नहीं कर पाते। स्टीव विटकोव का धन्यवाद करें कि उन्होंने ट्रंप को यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें न देने के लिए मनाया। वाह, इससे अभी ईरान के खिलाफ लड़ रहे अमेरिकी सैनिकों का तो बड़ा ही भला हो रहा है। फिर भी चलिए अब अपना ध्यान शांति वार्ताओं पर लगाते हैं। ट्रंप अपने सलाहकारों से कह रहे हैं कि वे ईरान युद्ध को जितना जल्दी हो सके खत्म करना चाहते हैं। मतलब इससे पहले निकल जाना चाहते हैं, इससे पहले कि ये और बढ़े। सिर्फ 2 दिन पहले ट्रंप ने पुष्टि की कि ईरान ने अमेरिका को तोहफा देकर वार्ता में गंभीरता दिखाई है। सुनिए, असल में उन्होंने हमें एक तोहफा दिया और राष्ट्रपति आज पहुंचे, और वो एक बहुत बड़ा तोहफा था जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि वो तोहफा क्या है, लेकिन वो बहुत अहम इनाम उन्होंने हमें दिया और कहा वे देने वाले हैं। इससे साफ था कि हम सही लोगों के साथ हैं। क्या वो परमाणु से संबंधित है? नहीं, वो परमाणु नहीं, तेल और गैस से जुड़ा था। और ये बहुत अच्छी बात थी जो उन्होंने की, लेकिन इससे मुझे ये पता चला कि हम सही लोगों से बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कल सोचा था, तोहफा तेल टैंकर नहीं था, बल्कि ईरान ने कुछ टैंकरों को होर्मुज जलडमरू मध्य पार करने दिया। इसकी पुष्टि अब अरब राजनयिकों और अमेरिकी अधिकारियों ने की है। असल में तोहफा सिर्फ संदेश था। अमेरिका जिनसे बात कर रहा था वे जलडमरू मध्य खोल सकते हैं और यही बात अमेरिका तक पहुंचाना चाहते थे। ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में ईरानी नेतृत्व का अधिकांश हिस्सा गायब हो गया है और अमेरिका को ये पता लगाना था कि ईरान के अंदर असली ताकत किसके पास है, ताकि वे सीधे उसी व्यक्ति से बातचीत कर सके। क्योंकि अगर आप ऐसे व्यक्ति से बातचीत करते हैं जिसके पास असली ताकत नहीं है, तो इसका मतलब है कि भले ही अमेरिका किसी समझौते के लिए राजी हो जाए, उस व्यक्ति के पास बाकी ईरानी नेतृत्व को उस समझौते को स्वीकार करने के लिए मनाने की ताकत नहीं होगी। इसीलिए पता करना जरूरी था कि असली ताकत किसके पास है। जलडमरू मध्य का खुलना उसी ताकत का सबूत था। तभी बातचीत शुरू हुई। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, सार्वजनिक रूप से हर ईरानी अधिकारी अब भी इन बातचीतों के होने से इनकार करता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ईरान निजी तौर पर बातचीत में कम सख्त है और ज्यादा सुनने को तैयार है, जिससे अरब मध्यस्थों को उम्मीद मिलती है। फिर भी सफलता की संभावना कम है। दोनों पक्ष वही चाहते हैं जो युद्ध से पहले चाहते थे। अब ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर कानूनी नियंत्रण मांग रहा है, जिसकी मांग वे पहले नहीं कर रहे थे। इसलिए हम यहाँ हैं। दोनों पक्ष अब भी अपनी अधिकतम मांगों पर अड़े हैं। फिर भी बातचीत जारी है, जो सकारात्मक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि शांति जल्द आएगी।